वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सबसे पहले हम जानते हैं ज्योमेट्री के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इसका। ज्योमेट्री इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद डिस्टेंस, शेप, साइजेस एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स कि ज्योमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स की बहुत ही पुरानी शाखा है, ब्रांच है, जिसमें कि हम किसी चीज़ की डिस्टेंस यानी दूरी, उसके आकार और उसका किसी भी वस्तु से के सापेक्ष हम उसकी पोजीशन यानी स्थिति का पता लगाते हैं। दैट इज़ द ज्योमेट्री। और हमारे भारत में, इंडिया में ज्योमेट्री को ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति कम्स फ्रॉम द वर्ड ज्या। Geometry comes from the word jya. Jya means bow string, means धनुष, बाण, तीर जब चलाते हैं ना, तो जब कमान को एकदम खींचते हैं तो वो तनी हुई जो होती है, that is jya. That represent the earth and the sky when viewed from the earth was the bow. जब हम अर्थ से, अर्थ और स्काई दोनों को ही देखते हैं, अंतरिक्ष के खगोल शास्त्री जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, then it is like that bow string. This was the ancient way of looking at the sky for understanding, tracking and measuring the movement of celestial objects like the sun, the moon, zodiac, etc. प्राचीन काल में प्राचीन तरीके से ऐसे ही अंतरिक्ष को, आसमान को देखकर ग्रह नक्षत्रों का पता, सूरज चंद्रमा, उनकी गति और तारों की गति, इस तरीके की हम लोग, मतलब जो मैथमेटिशियंस थे, जो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो सब इनका स्टडी करते थे। एंड दिस गेव बर्थ टू द फोकस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिवॉल्विंग अराउंड आर्क्स, कॉर्ड्स एंड एंगल्स। और ज्योमेट्री को, इन्हीं चीज़ों ने ज्योमेट्री को जन्म दिया। लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया तो वो एक नई ब्रांच निकल के आई, ज्योमेट्री, जिसमें कि हम आर्क और कॉर्ड्स, एंगल्स के बारे में, लाइन एंड एंगल्स, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेटर्स, ये सारी फिर ब्रांचेस जो हैं वो, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो धीरे धीरे निकल कर आए। तो इंग्लिश में भी देखिए, हिंदी में तो ज्योमेट्री की जो ज्यामिति है वो ज्या से निकल के आया है। इंग्लिश में ज्योमेट्री जियो से निकल के आया है। जियो मीन्स, जियो डोनेट्स एनीथिंग टू डू विद अर्थ। जब हम अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज़ come in geo, जियोग्राफी, जियोमेट्री, अंडरस्टैंड। तो वो जो भू से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड होती है, दैट इज जियो। इंडिया में, हम लोगों के भारत में मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ये सारे जो क्षेत्र है, क्षेत्रमिति, घन, क्षिति, छाया, ये सारे शब्द दिए, जिनका क्षेत्र का मतलब था प्लेन फिगर से होता था, घन का मतलब होता था क्यूब से, छाया का शैडो से, क्षिति का पाइल ऑफ ब्रिक्स का एक पाइल, मीन्स पाइल को क्या बोलते हैं? ढेर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस ने दी थी। और दैट इज़ वेरी यूजफुल इन आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स। व्हाट इज़ यूजफुल? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ यूजफुल, ज्यामिति इज़ यूजफुल in architecture, shipbuilding, ports, water harnessing projects, town planning and astronomy in India and other countries. इन ज्यामिति का ही यूज़ होता है। हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस थे कुछ, जैसे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, ये सेकंड बोलते हैं उनको, भास्कर सेकंड। आर्यभट्ट ने क्या 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 दिया था मैथ्स में? पाई, उन्होंने ही निकाला था पाई की वैल्यू। पाई के जनक उनको आर्यभट्ट को बोलते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, और ये जो सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण रहते ना, चंद्रमा पर प्रकाश की जो इमेज बनती है, दैट इज़ ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त, इन्होंने भी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी थी, इन पे रिसर्च की थी। एंड ही डिराइव्ड द नियरेस्ट एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स चक्री चतुर्भुज का
बिल्कुल पास का उन्होंने फॉर्मूला दिया था, जिससे कि अभी का ड्राइव हुआ फॉर्मूला। भास्कर सेकंड गिव्स डाइसेक्शन प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे इंडिया में भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ज्योमेट्री में काफ़ी हेल्प की है। हम बात करते हैं यूक्लिड की। यूक्लिड इजिप्ट से थे, मैथमेटिशियन इजिप्ट के थे, और उन्होंने ज्योमेट्री को डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में, जिसका नाम था एलिमेंट्स। उनकी बुक का नाम था। he is also known as father of geometry, and the book Elements has 13 chapter, and each chapter is a book, and by influence of his book Elements, the other mathematician understand of geometry and derive the recent modern geometry definitions and theorems, postulates, etc. है ना। इनसे ही, इनकी एलिमेंट की बुक में इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन दी। इन्होंने सॉलिड शेप्स के बारे में ही दिया है, इसलिए इनकी ज्योमेट्री को हम प्लेन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। एंड इन्होंने पॉइंट, लाइन, सरफेस, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्किल, स्क्वायर, रोमबस, इन सब चीज़ों के बारे में बोला। देन इनकी जो डेफिनेशंस थी वो एकदम एक्यूरेट नहीं थी, एंड जैसे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन, these definitions are not accepted by mathematician and these terms are non taken as undefined। इनको undefined बताया, ये अच्छे से explain नहीं कर पाए थे, तो इनकी ठीक, बट definition इनकी सही नहीं थी, defined नहीं थी, well defined नहीं थी। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल्स में बताते हैं इन्होंने क्या क्या डिफ़ाइन की थी। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, है तो 23 बहुत सारी। जब अनडिफाइंड है तो उनको पढ़ के लर्न करने का, बस आप इतना देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्होंने अनडिफाइंड की, अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाए। जैसे कि पॉइंट है, इन्होंने बोला अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट होता है जिसके कोई पार्ट नहीं होता है, दैट इज़ नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन। अ लाइन इज़ अ ब्रेडथ लेंथ, मीन्स एक लाइन क्या है, उस बिना चौड़ाई की लंबाई है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें खुद के ही पॉइंट लाई करते हैं। A surface has a length and width only। सरफेस की सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है और नहीं होता, उसका एरिया भी होता है, उसमें डायगोनल भी होता है, वर्टिसेस भी होते हैं, एंगल्स भी होते हैं उसके अंदर। ओके। A surface has a length and width, sorry, the edges of a surface are lines। कोई भी सरफेस है उसके एजेस यानी कोने लाइंस होते हैं, दैट इज़ नॉट, उनके एजेस वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं, उनके एंगल होते हैं। अ बाउंड्री इज़ दैट विच इज़ एन एक्सट्रीमिटी ऑफ एनीथिंग। बाउंड्री क्या होती है, जब किसी चीज़ की जैसे नहीं अति हो जाती है तब वो बाउंड्री। नहीं भाई, किसी को लिमिटेड करने के लिए, उसमें लिमिटेशंस डालने के लिए ही बाउंड्री बनती है। तो इन्होंने कुछ जो डिफ़ाइन किया था वो उनको मैथमेटिशियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे इन्होंने 23 डेफिनेशंस दी थी फर्स्ट बुक में, या फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए जो एलिमेंट थी उसमें। आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, बुक में दी होगी, सारी बुक्स में देते हैं। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है बस। अब यूक्लिड की एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स या फिर हम इनको कॉमन नोशंस भी बोलते हैं। एग्जाम्स मतलब जो खुद से ही सिद्ध हैं, स्वयं किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कॉमन नोशंस का मतलब भी होता है धारणाएं, जो हम लोग इनकी सच थी, सच है उनकी, उनका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम है, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि अगर कोई चीज़, ये ए और बी आपस में इक्वल है, बी सी आपस में इक्वल है, तो ए सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। सेम थिंग इक्वल, देन they are equal to one another। सेम थिंग इक्वल इसीलिए बोला ना कि ए भी बी के बराबर, सी भी बी के बराबर, दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग, देन आर इक्वल टू वन अनदर। ओके। फिर इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल।
अगर इक्वल्स में इक्वल चीज़ें ऐड कर दी, इसमें भी आर एस कर दिया, इसमें भी, तो जो होल है ना इसका ये भी इक्वल होगा, मीन्स पी एस और आर क्यू इक्वल हो जाएगा इसके। एक्सियम 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। किसी मतलब कोई चीज़ आपस में बराबर है और उसमें हम कोई सेम चीज़ यानी कि बराबर बराबर चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो तब भी आपस में बराबर होंगी। भाई उतनी पहले भी बराबर थी, 1 किलो थी, 250 ग्राम इसमें से निकाली, 250 ग्राम उसमें से, तो तब भी तो जितनी उसमें उतनी दूसरे में ही तो होगी, सेम वजन सेम चीज़ तो होगी क्वांटिटी। दैट इज एक्सियम 3। थिंग्स दैट आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर एक कोइंसाइड कर रही है कोई चीज़ एक दूसरे ऊपर तो वो इक्वल ही तो होंगी। अब ए और बी कोई एक लाइन थी, अब इसको हमने हाफ कर लिया, आधा आधा बीच से, तो हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, जैसे ए पी के ऊपर पी भी रख दो, ये ए पी है, इसी के ऊपर पी भी रख दिया, तो कोइंसाइड कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के ए पी और पी वी इक्वल होंगी, तो हम जब ए पी और पी वी ऐड करेंगे तो ए वी के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कोई भी पार्ट है वो अपने होल का ज़्यादा ही होता है, कम ही होता है, होल ज़्यादा होता है। कोई भी है, चाहे ट्रायंगल ले लो चाहे सर्कल ले लो, हम उसका पार्ट कर दें तो वो जो पार्ट होगा वो होल से कम ही तो होगा, जो पूरा होगा, और उसमें से हमने पार्ट उसका कोई हिस्सा निकाल लिया या कर दिया कम, तो वो ज़्यादा होगा या जो होल पार्ट था वो ज़्यादा होगा। फिर थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम 6। एक्सियम 7, थिंग्स दैट आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब किसी की जो डबल चीज़ें आपस में बराबर हैं तो वो एक दूसरे के भी बराबर होंगी। दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। 2a बराबर b कर लो और 2c बराबर b कर लो, तो ये डबल वाली आपस में 2a इक्वल टू 2c नहीं हो जाएगा। ये डायमीटर में यूज़ करते हैं। r इज इक्वल टू d अपॉन 2 होता है, तो d इज इक्वल टू 2r हो गया। अब किसी और, अब यही d, अब ये सर्कल ले लिया हमने, अब इसमें ये d1 d2 d3 d4 d5 d6, लेकिन सब हैं तो बराबर आपस में, d1 d2 d3 भी इक्वल d4, ये सब एक सर्किल के कितने भी डायमीटर आप निकाल दीजिए होंगे तो आपस में इक्वल ही, रेडियस के हाफ होंगे। डायमीटर रेडियस का हाफ है, रेडियस डायमीटर की डबल है, लेकिन है तो रेडियस आपस में इक्वल होंगी, डायमीटर यही 6 और 7 का है डिफरेंस। भाई इसमें हाफ कर दिया, मैंने वही रेडियस की बात कर दी, इसमें डायमीटर की बात कर दी। थिंग्स दैट आर हाफ्स, अब हमने a/2 कर दिया b के इक्वल, और यहाँ हमने कर दिया c/2, ये भी b के इक्वल, अब ये भी b के इक्वल है, ये भी b के इक्वल है, तो a/2 c/2 के भी इक्वल हो गया। क्लियर? तो एक्सियम्स जो इन्होंने जो बताया है ये बिल्कुल सही बताया है, इनकी जो धारणाएं थी, जो नोशंस थे वो बिल्कुल सही थे, लेकिन हम इनको प्रूव करना चाहें कैसे करेंगे तो वो इन्होंने नहीं दिया और वो आज तक हो भी नहीं पाया। अब पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। A straight line may be drawn from any one point to another point. एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। अभी हम लोग जानते हैं पॉइंट से होकर कई इनफाइनाइटली लाइंस खींची जा सकती हैं कि नहीं खींची। दूसरा पोस्टुलेट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी फर्दर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन है हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है। A circle can be drawn with any center and any radius. कोई भी आपको रेडियस दे दी, कोई भी आप उस रेडियस से डायमीटर निकाल लेंगे और सर्कल बना देंगे, कितनी भी दी हो, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम हम उसका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। That is third postulate. Fifth postulate is all right angles are equal to one another. अब बताइए, सारे राइट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में ये चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, लेकिन आप आपस में बराबर भी होते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्क्वायर का।
अंदर के सब राइट एंगल में ही तो होते हैं स्क्वायर में, और आपस में इक्वल भी होते हैं। पोस्टुलेट 5 थोड़ी सी बड़ी है, पढ़िए क्या है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू अदर स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together, means दो स्ट्रेट लाइन है, फॉलिंग ऑन टू अदर स्ट्रेट लाइन्स, एक स्ट्रेट लाइन दो अलग स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल यानी गिर रही है या काट रही है, जो भी है, मेक्स द इंटीरियर एंगल, ये इसके इंटीरियर एंगल होगा, ये हो गया, ये हो गया, ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, मतलब इधर इधर, ये नहीं कि एक अंदर का ले लिया एक बाहर का ले लिया, सेम साइड। इज टेकन टुगेदर मतलब इनको आपस में ले लो, मीन्स ऐड कर दो। लेस देन 2 राइट एंगल्स मतलब 180 से कम होगा इनका एडिशन, 180 से कम। 2 राइट एंगल्स मतलब 90 + 90 मतलब 180 की बात हो रही है, से कम हो, मतलब इन दोनों का सम जो है 180 से कम होगा। देखिए, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। उन्होंने उल्टा बोल दिया कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो जब प्रोड्यूस होंगी जब दोनों के इंटीरियर एंगल्स का सम राइट एंगल, 2 राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम होगा। ये पोस्टुलेट है, ये हम लोग लाइन्स में निकालते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, लेकिन ये पैरेलल लाइंस का नहीं दिया उन्होंने, यहाँ पे पैरेलल की कोई बात नहीं की है कि 2 लाइन पैरेलल हैं। ओके, यही दी, बस इतना ही दिया। ये पूरी 180 होती है, ये पूरी 180 होती है, तो 180 से इसको माइनस करके ये एंगल हम लोग डिफाइन कर लेते थे, इसको माइनस करके ये, लेकिन इन दोनों का सम 180 से कम रहता है, ये बताया उन्होंने। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा ही है, और इसमें सिर्फ एग्जाम और पोस्टुलेट्स ही पूछी जाती हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं स्टार्टिंग में मैंने बताए वो पूछ लिए जाते हैं, और इसी से एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों के। तो आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना इसको, और एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स लर्न कर लेना। और इक्लिड के बारे में भी कुछ पूछ लेते हैं, इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो आपको, डेफिनीशन है और ये सब लर्न करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मोस्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछेंगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए बाय बाय।